हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग। जैसा कि लास्ट क्लासों में प्रीवियस क्लासों में मैंने जो जनरल पीडियाट्रिक्स है वो कंप्लीट करवा दी थी और अभी मैंने डिजीज पोर्शन लिया है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मैंने लिया है। तो लास्ट क्लास में मैंने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ा दिया था और आज का अपना टॉपिक है हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन की मैं बात करूं तो abnormal accumulation of CSF within brain ventricles। ठीक है, जैसे हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं वैसे ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं कमेंट करके बताना। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 लेटरल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस। जो कि क्या कोज करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है किसमें, ब्रेन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर सीएसएफ की मैं बात करूं तो सीएसएफ को दूसरा नाम होता है लिम्प ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लिम्प। किसे कहते हैं, सीएसएफ को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लिम्प ऑफ सीएनएस भी कहते हैं। और इसका प्रोडक्शन होता है कोरोइड फ्लेक्सिस से। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कोरोइड फ्लेक्सिस कहते हैं। इससे सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है और इसकी जो रेट होती है वो होती है 0.5 ml पर मिनट। सॉरी, मेरे से टाइप नहीं होता है। ml पर मिनट के दर से होता है, 30 ml पर हावर से, और 500 से लेके 720 ml पर डे के हिसाब से सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 120 ml। 120 ml इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, 120 ml। तो और कई मतलब एंक्लेक्स में 125 से लेके 150 ml की रेंज में भी दिखा रखा है, लेकिन मेनली जो अपने एग्जाम्स में जो आंसर जो सही मानते हैं वो 120 ml ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इसकी बात करूं तो जो प्रेशर होता है, सीएसएफ का जो प्रेशर होता है वो लाइंग या सुपाइन कंडीशन में 10 से 15 cm/2 होता है। ठीक है, लाइंग या सुपाइन कंडीशन में कोई पर्सन लेटा हुआ है तो उसके अंदर 10 से 15 cm/2 जो सीएसएफ का प्रेशर होता है। और वहीं अगर कोई पर्सन खड़ा है, अपराइट पोजीशन में है या स्ट्रेट खड़ा है तो उसमें 30 cm/2 सीएसएफ का प्रेशर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो इसके दो कॉजेज होते हैं। एक तो होता है कंजेनाइटल, मतलब जन्मजात ही बच्चा लेकर आता है। एक होता है एक्वायर्ड, मतलब बच्चा जन्मने के बाद में वो एक्वायर करता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल में मैं बात करूँ तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, इसमें फर्स्ट कंडीशन आएगी अपनी डेंडी वॉल्कर माल फॉर्मेशन। डेंडी वॉल्कर माल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो फोरामेन ऑफ मेगेंडी ओपन रहता है वहां पे ये ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ फोरामेन ऑफ मेगेंडी टू ओपन। ठीक है, ताकि जिसकी वजह से क्या है, जो सीएसएफ है वो आगे सब एरिकनोइड स्पेस में नहीं जा पाएगा। ठीक है, और विलाई के थ्रू आप वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सीएसएफ है वो ब्रेन में बढ़ जाएगा। ठीक है, डंडी वर्कस मालफॉर्मेशन में क्या होता है, फोरामेन ऑफ मेगेंडी ओपन नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है ओपन रहने में। उसकी वजह से क्या होगा, जो सीएसएफ है वो बढ़ जाएगा। अगर ये कंडीशन होगी क्यों, ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि पोस्टीरियर फोसा में कोई सिस्ट प्रेजेंट होना, जैसे कि फोर्थ वेंट्रिकल है, जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके पोस्टीरियर, जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना, उसकी वजह से डेंडी सॉरी जो फोरामेन ऑफ मेगेंडी है वो ओपन नहीं हो पाता है। उसकी वजह से डेंडी वॉकर माल फॉर्मेशन की कंडीशन हो जाती है और सीएसएफ की वैल्यू है वो ब्रेन में बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरे में कंजेनाइटल कोजेस की बात करूं तो है एरिकनोड कायराई मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है,
हर्निएशन ऑफ ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम इनटू सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम है और सेरिबेलम जो पोस्टीरियर ब्रेन पार्ट है, वो दोनों सर्वाइकल स्पाइन के थ्रू हर्निएट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। ठीक है, इसकी वजह से भी सीएसएफ है जो बढ़ जाता है ब्रेन में। थर्ड वन में बात करूं, स्टेनोसिस इन द सर्विस ऑफ एक्विडक्ट। सर्विस ऑफ एक्विडक्ट जो स्ट्रक्चर है, वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है। उसमें किसी भी प्रकार का स्टेनोसिस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से सीएसएफ का फ्लो आगे नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में भी जो है हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। दूसरे हम बात करें एक्वायर्ड कॉजेज की, तो एक्वायर्ड कॉजेज में जैसे कि इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, या फिर ब्रेन में किसी भी प्रकार की कोई ट्यूमर हो जाए जैसे मेडुला ब्लास्टोमा। ठीक है, तो इन कंडीशन की वजह से भी सीएसएफ जो है वो बढ़ जाता है ब्रेन में और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन को कोज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेन पोर्शन की, टाइप्स। ठीक है, तो इसके जो हाइड्रोसेफेलस के हैं वो दो टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का दूसरा नाम है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब इस प्रकार के हाइड्रोसेफेलस में किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, सीएसएफ फ्लो चैनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है हमें कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब इसमें सीएसएफ फ्लो चैनल में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जरूर मिलेगा। तो हम पहला देखते हैं कम्युनिकेटिंग या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। इसमें क्या है, देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन सीएसएफ फ्लो। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें सीएसएफ फ्लो चैनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। तो फिर इसमें किस वजह से सीएसएफ है जो इंक्रीज होगा और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन को कोज करेगा, वो इंक्रीज प्रोडक्शन करके, सीएसएफ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा उस वजह से, और या फिर डिक्रीज जो एब्जॉर्प्शन, सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन जो है सब एरिकनोइड विलाई के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन वापस होता है सीएसएफ का ब्लड में, वो नहीं हो पाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से भी सीएसएफ फ्लो जो ब्रेन में है बढ़ जाता है और वो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन को कॉज करता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, तो इसमें वर्ड मीनिंग से पता चल रहा है कि देर इज ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इट अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन सीएसएफ फ्लो चैनल। यहाँ पे किसी सीएसएफ फ्लो चैनल में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन सर्विस ऑफ एक्विडक्ट में, मोस्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली जो डक्ट है सर्विस ऑफ एक्विडक्ट, उसके अंदर मेनली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स हम इसके एज ग्रुप के हिसाब से करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके, जैसे न्यू बोर्न और इन्फेंट में मैं देखूं तो वहां पे क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ हेड। ठीक है, हेड सरकमफ्रेंस वहां पे हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, थिन एंड वाइडली सेपरेटेड स्किल बोन्स प्रोड्यूस क्रेकपॉट साउंड ऑन परकशन। जो स्कल की बोन्स है न्यूबॉर्न बेबी की, वो थिन और वाइडली सेपरेट हो जाती है, और वहां पे अगर हम परकशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेप है परकशन, परकशन वहां पे हम करके देखेंगे तो वहां पे क्रेक्ड पॉट साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, घड़े की जैसी आवाज आएगी। ठीक है, टूटा हुआ मटके की जो आवाज होती है वो आएगी, उसे हम बोलते हैं मैकवेन साइन। ठीक है, मैकवेन साइन। ठीक है, नेक्स्ट सनसेट आईज। सनसेट आईज मतलब जो बेबी की जो लोअर पोर्शन है प्यूपिल का, वो कवर होएगा लोअर आईलिड के थ्रू। ठीक है, लोअर आईलिड है वो प्यूपिल के लोअर पोर्शन को कवर कर लेगा, उसे हम कहते हैं सनसेट आईज। ये न्यूबॉर्न बेबी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्रंटल बोसिंग। फ्रंटल बोसिंग का मतलब होता है जो फ्रंटल पार्ट है
हेड का, ठीक है, उसके अंदर प्रोट्रूजन हो जाता है, ठीक है, उभार सा दिखता है, प्रोट्रूजन ऑफ फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड। डायलेटेड स्काल्प वेंस, जो बेबी की स्काल्प की जो वेंस है वो भी डायलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ चाइल्ड की, तो चाइल्ड में होता है हेडेक ऑन अवेकनिंग, मतलब मॉर्निंग में जो बच्चा उठता है तो उसके अंदर हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट अटेक्सिया, लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, जो बच्चा है वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं अटेक्सिया। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, जो कंडीशन है बच्चे में देखने को मिलती है हाइड्रोसेफेलस के बच्चे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही हमें पता चल जाता है। उसके बाद में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं पता चलता है तो हम सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से कैसे पता चलेगा, क्योंकि बच्चे का हेड जो सरकमफ्रेंस है वो बढ़ जाता है, हेड सरकमफ्रेंस हम चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा, साइन सिम्टम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो एसिटाजोलामाइन 50 mg/kg और ओरल ग्लिसरॉल हम देंगे बेबी को। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, ये जो मेडिसिन है ये सीएसएफ की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। तो हम किस टाइप के जो हाइड्रोसेफेलस में इस मेडिसिन का यूज करेंगे जो कम्युनिकेटिंग होगी, ठीक है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के अंदर ही ये जो ट्रीटमेंट है ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो तो नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर आएगा ना, उसके अंदर तो हमें कंस्ट्रक्टिव सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है उस प्रकार के हाइड्रोसेफेलस में ये जो मेडिसिन है ये यूज की जाएगी, ठीक है। ये मेडिसिन एसिटाजोलामाइड और ओरल ग्लिसरॉल जो है ये सीएसएफ के प्रोडक्शन को कम करता है। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेडिसिन है एसिटाजोलामाइन और ओरल ग्लिसरॉल ये यूज़ की जाती है ओनली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस के अंदर इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट में संटिंग सर्जरी करते हैं। सबसे पहले हम वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, ठीक है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट करेंगे। जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है वहां से लेकर पेरिटोनियल केविटी के बीच में एक संट डालेंगे, संट मतलब एक ट्यूब डालेंगे, ताकि जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स में जो सीएसएफ फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड ड्रेन होके कहाँ चला जाए, पेरिटोनियल केविटी में चला जाए। अप्लाई ए संट और ट्यूब बिटवीन ब्रेन वेंट्रिकल्स और पेरिटोनियल केविटी, ठीक है, पेरिटोनियल केविटी के और ब्रेन वेंट्रिकल्स के बीच में एक ट्यूब डाल देंगे ताकि वो ब्रेन में जितना फ्लूइड एक्स्ट्रा भरा हुआ है वो पेरिटोनियल केविटी के अंदर ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट वेंट्रिकुलो एट्रियल संट, वेंट्रिकुलो एट्रियल संट वर्ड से ही पता चल रहा है, वेंट्रिकल्स ब्रेन वेंट्रिकल से लेके, एट्रियल मतलब हार्ट के एट्रियम में, ठीक है। अप्लाई ए संट बिटवीन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। एक संट एक ट्यूब डालेंगे ब्रेन वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में, ठीक है, ताकि वो जो फ्लूइड्स ये सब जो भरा हुआ है ब्रेन में वो अपने ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट चला जाए। नेक्स्ट हम बात करें एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी में क्या करते हैं, ये ओनली यूज व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्विस ऑफ एक्विडक्ट, अगर सर्विस ऑफ एक्विडक्ट में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसी कंडीशन में एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी जो सर्जरी है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें हम एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल पे और जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लेक्स फ्लेक्सेक्टोमी, इसमें क्या करते हैं, रिमूव द हाफ पोर्शन ऑफ कोरोइड फ्लेक्सिस, ठीक है, रिमूव द हाफ पोर्शन ऑफ कोरोइड फ्लेक्सिस। कोरोइड फ्लेक्सिस में क्या होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, तो हम अगर कोरोइड फ्लेक्सिस के हाफ पोर्शन को रिमूव कर देंगे तो जो सीएसएफ का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्री ऑपरेटिव पीरियड में हमें क्या करना है, प्रिवेंट द हेड फ्रॉम बेड शोर, जो बेबी का हेड है उस वो वैसे ही एनलार्ज हो जाता है और बेबी छोटा होता है तो वो उसको होल्ड भी नहीं कर पाता है,
तो उस कंडीशन में हमें बेबी के हेड को बेड शोर होने से प्रिवेंट करना है। कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्वेंटली हमें पोजीशन चेंज करनी है बेबी की, ठीक है, और सेफ्टी मेट्रेस पिलो यूज करके उस कंडीशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी को। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये होती है कि जो पोजीशन कौन सी हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। हमने संटिंग की जो सर्जरी है वो कर दी है, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव हमें सबसे पहले पोजीशन का ध्यान देना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? अनऑपरेटेड साइड पोजीशन, ठीक है। जिस साइड से ऑपरेशन हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड की जो पोजीशन है वो हमें बेबी को प्रोवाइड करनी है। क्यों? ताकि जो संट है उसके ऊपर प्रेशर है वो कम रहे, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द संट। द पोजिशन ऑफ हेड इज डिपेंड अपॉन आईसीपी। यहाँ पे एक हटके क्वेश्चन आया, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। कितना होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें, इससे आपका नॉलेज गेन होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो सीएसएफ का जो प्रेशर होता है, सॉरी, आईसीपी, नॉर्मल आईसीपी कितना होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इस द पोजीशन ऑफ हेड इज डिपेंड अपॉन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी पेशेंट में इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमें हेड एलिवेटेड पोजीशन प्रोवाइड करनी है, और अगर नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो उस कंडीशन में हमें सुपाइन पोजीशन जो है प्रोवाइड करनी है, ठीक है। असेस द साइन ऑफ संटिंग माल फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमने सर्जरी परफॉर्म करी है उसमें अगर कोई भी माल फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको असेस करने के कुछ साइन होते हैं, जैसे इन्फेंट में हाई थ्रिल क्राई, ठीक है, बच्चा है वो हाई थ्रिल क्राई करेगा, और इरिटेबिलिटी होगी बच्चे में, पुअर फीड करेगा, और टोडलर में क्या होगा? हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब देखने को मिलेगा, और चाइल्ड में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? और प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।